एक तो पता चल गया कि ये आपके चमकते हुए चेहरे, खिलखिलाते चेहरे बताते हैं कि फिर कमल खिलने की तैयारी है, फिर मोदी सरकार बनने की तैयारी है। तो चुनावी संवाद के तहत इस समय हम हिमाचल प्रदेश में देवभूमि में हैं और देवभूमि में इस समय हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो स्वयं चुनाव लड़ भी रही है और पूरे देश में चुनाव लड़ाने की दृष्टि से जिसने पसीना बहाने में कोई कसर भी नहीं छोड़ी है। जहाँ तक मोदी सरकार की बात है तो मोदी सरकार के कामकाज को जन साधारण तक पहुँचाने का दायित्व भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसी शख्सियत को दिया। हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का ऊर्जावान चेहरा और मोदी मंत्रिमंडल के अहम चेहरे के तौर पर पहचाने जाने वाले अनुराग ठाकुर जी के। अनुराग ठाकुर जो युवा और सूचना प्रसारण मंत्री मोदी सरकार में हैं, एक बार फिर बिलासपुर संसदीय क्षेत्र में समर्थन जुटाने के लिए प्रचार प्रसार में जुटे हैं। अपनी व्यस्तताओं के बीच वो हमारे साथ है। तो अनुराग जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और अनुराग जी बात इस पर करते हैं, 2019 में भी आपके पास आए थे, 2024 में भी आए हैं, 2014 में भी आप मैदान में थे। 2014 से 2024 तक एक लंबी यात्रा हो गई। क्या अंतर देख रहे हैं आप इस बार चुनाव में? उस समय कांग्रेस की भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट था। आज मोदी जी के विकास और एक उम्मीद जो दिखती है कि दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को बनाने के लिए, विकसित भारत को बनाने के लिए आज लोग उस उम्मीद के साथ वोट दे रहे हैं। जो मान सम्मान मोदी जी ने देश को दिया है और जो गरीबों का कल्याण करके 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला, आज उसका लाभ मिल रहा है। आप इस बदलाव के संदर्भ में बात कर रहे हैं, पर जो चुनाव पिछले 5 चरण का देखा गया है उसमें मोदी सरकार की उपलब्धियों पर बात कम और विपक्ष की योजनाओं पर बात ज़्यादा करने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर बात ज़्यादा हो रही है। अपनी उपलब्धियों के संदर्भ में भरोसा कम है या विपक्ष के आने की कोई आहट सुनाई दे रही है, इसीलिए उस पर निशाना बनाया जा रहा है? हमारी मोदी सरकार की कम्युनिकेशन इतना बेहतर जनता के साथ है कि 4 करोड़ पक्के मकान, 12 करोड़ शौचालय, 13 करोड़ घरों को नल से जल, 10 करोड़ बहनों को उज्ज्वला गैस सिलेंडर और चूल्हा मुफ्त में दिया, 60 करोड़ लोगों को मुफ्त में इलाज 5 लाख का दिया, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया और 220 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में लगाई, 11 करोड़ किसानों को 6,000 रुपये की किसान सम्मान निधि हर महीने हर साल पहुँचाई। ये जन जन को पता, करोड़ों लाभार्थी हैं, उनको पता है कि मोदी ने ही भला किया है, आगे मोदी जी ही भला करेंगे। जहाँ तक विपक्ष की बात है, ना उनके पास ना नेता है, ना नीति है और नीयत में भी खोट है। छोड़िए उन्होंने देना क्या, उनके ऊपर यहाँ हिमाचल में तो 1500 रुपये महीना देना था, वो तो दे नहीं पाए, तो बाकी क्या देंगे? जनता हंसी है यहाँ पर उनके ऊपर। 2 रुपये किलो गोबर, 100 रुपये लीटर दूध खरीदना था, नहीं खरीद पाए। जनता हंसी है कांग्रेस पे। और यही हाल उनका छत्तीसगढ़, राजस्थान में था, वायदा करके मुकर गए थे और आज जनता उनको करारा जवाब दे रही है। हम देश के संदर्भ में बात करते हैं, पर चूंकि आपने हिमाचल को लेकर भी बात कर दी है, मोदी सरकार की उपलब्धियों को लेकर अनुराग ठाकुर हमेशा बड़े मुखर रहते हैं। तो जानना ये है आपसे अनुराग जी कि अगर नीतियाँ इतनी बेहतर थी, जयराम ठाकुर की सरकार के कामकाज को भी आप मंच से जबरदस्त जगह बता रहे थे, तो फिर जनता का विश्वास डिग क्यों गया? अभी हाल ही में 1.5 साल पहले चुनाव हुए हिमाचल में, कहाँ चूक गए? 0.9% सिर्फ इतना सा फर्क रह गया जी। और सरकार नहीं बन पाई। लेकिन कुल मिलाकर देखो, 16 महीने के अंदर, 15 महीने के अंदर इस सरकार की टाइम फिक्स हो गई जी। 9 MLA साथ छोड़कर चले गए। आपने 0.9% की बात की है, पर आप तो देश मोदी जी के साथ है, देश भाजपा के साथ है, तो फिर 0.9 की भी कमी क्यों रह गई? ये तो 10%, 20% आगे होना था। कहीं तो चूके होंगे। अनुराग ठाकुर जी की निगाह से वो चूक ओझल हो रही है या अनुराग ठाकुर जी उस और देखना नहीं चाहते? आप नहीं उस और देखना चाहते कि कांग्रेस ने जो झूठे वायदे किए थे, जी, बड़ी बड़ी गारंटियां दी थी जी, कि 1500 रुपया महीना महिलाओं को देंगे। जी, 16 महीने हो गए, 1 रुपया किसी महिला को नहीं मिला। 2 रुपये किलो गोबर, 100 रुपये लीटर दूध खरीदने की बात कही थी, नहीं खरीदा। 300 यूनिट बिजली मुफ्त में देने की बात कही थी, नहीं की। और 5 लाख नौकरियां देने की बात कही थी, नहीं की। 600 करोड़ स्टार्टअप फंड देना तो नहीं दिया। बागबानों को उचित दाम देने तो नहीं दिए। सबको अपने सेब बहाने पड़े। ये 15 साल में इसीलिए कांग्रेस की सरकार टाइम फिक्स हो गई और राज्यसभा का चुनाव भी हार गई। 43 विधायकों वाली 25 वालों से हार गई। ये इसीलिए जनता का हाई लगी है कि जिन्होंने 16 महीनों में 28,000 करोड़ का कर्जा तो लिया, लेकिन हिमाचल की हालत क्या कर दी? सड़क का हाल देखिए जी। सड़क के हाल के संदर्भ में बात कर रहे हैं। इस लोकसभा चुनाव में
बात हो रही है ठकाठक ठकाठक ठकाठक, दूसरी तरफ आ रहा है खटाखट खटाखट खटाखट। अनुराग ठाकुर जी की तो दृष्टि गई होगी, क्या कहते हैं ये ठकाठक और खटाखट के संदर्भ में? मैं इतना ही कहता हूँ, सिर्फ जनता के मन में एक ही राग, माई चॉइस मोदी, माई चॉइस मोदी, माई चॉइस मोदी। और मोदी प्रेम जो है, मोदी काम, ये सिर चढ़ के बोल रहा है। और देखिए, पिछला रिकॉर्ड भी हम तोड़ेंगे और तीसरी बार सरकार भी हम ही बनाएंगे, मोदी जी के नेतृत्व में बनाएंगे। और अरविंद केजरीवाल जी तो डरा रहे हैं, जानते ना आप अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री, अभी बाहर निकल कर आए हैं। भ्रष्टाचार में जो जेल में है वही ना? जी वही। नहीं, अभी जमानत पर हैं। नहीं, ऐसा है, आपको इतनी खुशी चेहरे पे हो रही है अरविंद केजरीवाल जी की जमानत की, जितनी भगवंत मान को उनके वापस जेल जाने की हुई थी 2 तारीख की। जी मैं यही कहना चाहता हूँ, ये लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने की बात करते थे, आज इनका जेल मंत्री जेल में, स्वास्थ्य मंत्री जेल में, शिक्षा मंत्री जेल में, शराब मंत्री जेल में, उप मुख्यमंत्री जेल में और स्वयं मुख्यमंत्री जेल में। ये कीर्तिमान बनाया है जेल में जाने का, भ्रष्टाचार करने का अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने। और रही सही कसर थी, वो इन्होंने महिला सांसद को लात घूंसे मारकर अपने घर से जो बाहर किया, उसने तो छवि और ख़राब किया आम आदमी पार्टी की। और वो अरविंद केजरीवाल जी अपनी पार्टी के संदर्भ में तो जो करेंगे वो तो ठीक है, पर भाजपा के संदर्भ में इस बात को लेकर आशंका पैदा कर रहे हैं कि भाई सितंबर में तो मोदी जी अगले साल 75 साल के हो जाएंगे, बहुत कुछ बदल जाएगा। मोदी जी के 75 साल की उम्र में भी 20 साल के नौजवान की ऊर्जा है। जो व्यक्ति 18-19 घंटे काम करके, जिसने पल पल देश के लिए जिया हो, पाई पाई देश की बचाई हो, गरीब की भलाई के लिए लगाई हो, अपनी माँ के देहांत के 2 घंटे के बाद भी देश के लिए समर्पित कर दिया हो, ऐसा नेता बताइए साहब। दूसरे हैं जो कोई 20 दिन के लिए बेंगलोर में जाते हैं नेचुरोथेरेपी के लिए, कोई ऐसा है जो 15 दिन के लिए विदेश यात्रा के लिए हर दूसरे महीने निकल जाता है। यहाँ नरेंद्र मोदी हैं जो 2001 से लेके 2024 तक 23 सालों में एक दिन की छुट्टी भी नहीं लेते हैं। ये अंतर है। अनुराग जी, आपका तो मोदी जी के साथ में काफ़ी लंबा वास्ता रहा है, वो हिमाचल के प्रभारी भी रहे, आपके पिता भी उनके साथ में काम किए, आपने बतौर सांसद भी काम किया और इन 5 सालों में तो बतौर मंत्री भी आपको उनके साथ काम करने का मौका मिला। कुछ बदलाव आया नरेंद्र मोदी जी में, प्रधानमंत्री बने थे तब और 10 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद नरेंद्र मोदी जी बहुत ही भावुक आदमी हैं, जनता के प्रति, गरीब के प्रति उनके मन में जो रहता है और देश के प्रति जो समर्पण भाव है वो कमाल का है। एक एक पल देश के लिए समर्पित है, गरीब कल्याण के लिए तो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं और कामकाज के प्रति इतने निष्ठावान हैं कि बस अगर किसी को कहना कि हुज गॉट द बेस्ट बॉस, मैं कहता हूँ माई बॉस इज़ द बेस्ट बॉस। और मोदी जी से सीखना चाहिए काम करने की इच्छा, और उनको देख के प्रेरणा मिलती है और काम करने की। और आपने मेरे सवाल को थोड़ा सा स्पर्श करिए ना, 2014 के नरेंद्र मोदी में और आज 2024 के नरेंद्र मोदी को जब अनुराग ठाकुर देखते हैं, नरेंद्र मोदी तो उनमें क्या बदलाव महसूस? नरेंद्र मोदी जी उस समय भी अनुशासित थे, आज भी हैं, उस समय समर्पित थे, आज भी हैं, उस समय देश के सबसे लोकप्रिय नेता थे, आज दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है, ये अंतर है। तो देश के सबसे लोकप्रिय नेता से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता में वो तब्दील हो गए। भारतीय जनता पार्टी में इस दौरान क्या बदलाव आया? अभी बड़ा चर्चाओं में है, आपके वरिष्ठ नेता हैं, हिमाचल से ताल्लुक़ रखते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं JP नड्डा जी, उनका बयान बड़ा चर्चा में है कि अब हमें RSS की ज़रूरत नहीं, अब हम बड़े हो गए हैं। अनुराग जी की निगाह से तो गुजरे ही होगा, सूचना प्रसारण मंत्री हैं, मैं आपको उन्होंने किस रूप में समझा इस बात को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2 सांसदों वाली सीट से आज 303 सीट लोकसभा में और राज्यसभा में 100 सीट वाली पार्टी बनी। और यही नहीं, हमने दुनिया की सर्वाधिक सीटें तो हमारे पास आई हैं, MP, MLA, मेयर, सब कुछ, लेकिन संगठन की दृष्टि से सबसे बड़ा संगठन दुनिया में भारतीय जनता पार्टी है, हमारा वो संगठन है। और संघ परिवार हमारा एक परिवार है, पूरा मार्गदर्शन मिलता है, हमारी विचारधारा है। तो संघ की जरूरत महसूस करते हैं अनुराग ठाकुर या नहीं महसूस करते हैं? आप अपने विचार के साथ सदैव जुड़ा रहना चाहते हो, आपको सदा मार्गदर्शन चाहिए होता है और आगे भी चाहिए होगा। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अनुराग ठाकुर जी फिर एक कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए, तो ब्रेक के बाद बातचीत के सिलसिले को जारी रखेगा। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है चुनावी संवाद में। अनुराग ठाकुर जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उन मसलों पर बात कर रहे हैं जिस पर आप सुनना चाहते हैं। तो अनुराग जी बात कर रहे थे हम हिमाचल के संदर्भ में, बदली हुई परिस्थितियां हैं, कांग्रेस की सरकार है, आपका संसदीय क्षेत्र में ही मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र भी है, आपके चुनाव को कितना मुश्किल कर दिया कांग्रेस की सरकार आने ने? देखिए, कांग्रेस तो पिछले 4 टर्म से प्रयास कर रही है, प्रयास करते रहना चाहिए जी। हम 4 टर्म से जीत रहे हैं, जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, जी। 5वीं बार भी मिलने की तैयारी है। 5वीं बार भी मिलने की तैयारी है, पर सुखू जी कुछ कर रहे हैं या आपकी मदद ही कर रहे हैं?
देखिए, वो अपना धर्म निभा रहे, मैं अपना धर्म निभा रहा हूँ। जी। लेकिन फ़र्क इतना है कि वो राम मंदिर को बुलडोज़र चलाने के लिए सरकार बनाना चाहते हैं, हम राम मंदिर बनाने के लिए सरकार बनाई है। वो लोग गारंटियाँ दे के मुकर जाने के लिए सरकार बनाते हैं, हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। धारा 370 हटाई, 35 से हटाई, ट्रिपल तलाक से निजात दिलाई, सीए पे कानून बनाया, नागरिकता बनाई, राम मंदिर बनाया, देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया की 10वें नंबर से दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाई। यही अंतर है। वो लोग सत्ता का सुख भोगने के लिए आते हैं, हम सेवा करने के लिए आते हैं। तो जो ये सेवा के संदर्भ में आपकी कोशिश है, उसके तहत 6 विधानसभाओं में उपचुनाव भी हिस्से में आया है। क्या कहते हैं इस उपचुनाव को? चौके छक्के लगाएंगे। देखिए, आईपीएल का सीज़न है, वहाँ चौके छक्के लग रहे हैं, और यहाँ इंडियन पॉलिटिकल लीग का भी चारों के चारों लोकसभा, 6 की 6 विधानसभा जीत कर दिखाएंगे। तो 4 जून को देश में बदलाव ना हो, लेकिन हिमाचल में बदलाव की उम्मीद के साथ अनुराग ठाकुर जी हैं। देखिए, देश में तो बदलाव का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। देश में तो स्थिर और निरंतर सरकार ईमानदार और दमदार मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी, और भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था अगले 3 से 5 साल के अंदर बनेगी। और गरीबों का कल्याण जो मोदी सरकार ने किया है, 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल के 51 करोड़ 40 लाख के लगभग रोजगार सृजन करके, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 300 बिलियन से बढ़ाकर 620 बिलियन डॉलर करना, और भारत का एक्सपोर्ट 470 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर 776 बिलियन डॉलर करना, हमारे मोबाइल का एक्सपोर्ट 3 गुना, खिलौनों का एक्सपोर्ट 2.5 गुना बढ़ाना, विदेशी पूंजी निवेश FDI 31 बिलियन डॉलर से 71 बिलियन डॉलर करना। ये आंकड़े अपने आप में दिखाते हैं कि जनता को लगता है हमारा मोदी ने क्या क्या किया है। ऑपरेशन गंगा में यूक्रेन से हमारे छात्र छात्राओं को वापस बचा कर लाए हैं, टर्की, सीरिया, लीबिया की मदद के लिए आगे आए हैं, नेपाल की मदद की, अफगानिस्तान से जनता को बचा कर लाए। ये जो असंभव दिखते थे काम, हमने वो भी पूरे करके दिखाए हैं। मैंने आपसे प्रदेश के बदलाव के संदर्भ में कहा था, आपने देश में बदलाव की कोई उम्मीद नहीं, ये बात कहकर पूरी बात कह दी। देश के बदलाव के संदर्भ में इतनी उपलब्धियां हैं, लेकिन लोग म्यांमार की चुप्पी को लेकर भी सवाल खड़ा करते हैं। अनुराग जी तक भी वो आवाज़ें आती होंगी, अनुराग जी को इसका कोई जवाब भी सूझता होगा। अनुराग जी के माध्यम से देश जान पाएगा कि मणिपुर और म्यांमार के उसमें दखल के संदर्भ में क्या नज़रिया है सरकार का? देखिए, कुछ लोग राजनीति करने के लिए मणिपुर में आग लगाने के प्रयास करते हैं, लेकिन उनके प्रयास बार बार विफल होते हैं। कुछ लोग जानबूझ के वहाँ पर तंग करने की बात करते हैं। सच्चाई ये है, हमने 11 पीस अकॉर्ड नॉर्थ ईस्ट में किए, 11। जी। ये कांग्रेस ने अगर 60 साल में कुछ किया होता तो आज स्थिति ना होती। ये मोदी सरकार में शांति बनी रही, कोविड के टाइम पे बनी रही, उसके बाद भी बनी रही, और मैं कहना चाहता हूँ आगे भी बनी रहेगी। मणिपुर में कोई विशेष दखल की जरूरत अनुराग ठाकुर जी महसूस नहीं करते? जो पिछले 1 साल से मणिपुर की अशांति की खबरें, सुर्खियाँ बनती हैं। वहाँ एक चुनी हुई सरकार है जो अच्छा काम कर रही है और आगे भी करेगी। चुनी हुई सरकार हिमाचल में, मेरा सवाल था अनुराग जी से, क्या 4 जून को हिमाचल में बदलाव की कोई उम्मीद? अनुराग जी ने बड़ी दमदारी से कह दिया देश में तो बदलाव का सवाल ही नहीं, पर हिमाचल पर भी तो बोलिए अनुराग जी। देखिए, हिमाचल में तो पहले ही लोगों ने मन बना लिया, विधायकों ने 43 में से 9 छोड़कर आ गए जी तो हालत तो आपके सामने है। जी। इसमें अनुराग ठाकुर को बताने की जरूरत नहीं, सब पता है। तो अनुराग जी के लिए कितना धर्म संकट पैदा होने वाला है? अनुराग जी को चाहने वाले हिमाचल में भी बहुत हैं, कई अनुराग जी को दिल्ली में देखना चाहते हैं, और बड़ी तादाद है जो लोग शिमला में देखना चाहते हैं। अनुराग जी इस द्वंद्व को महसूस करते हैं, और जब ये द्वंद्व आता है तो उससे कैसे निपटते हैं? ये द्वंद्व मीडिया के जो आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार हैं उनके मन में होता होगा, कार्यकर्ता में कभी नहीं होता। कार्यकर्ता को तो अपनी भूमिका निभानी है, चुनाव लड़ने की, नहीं लड़के तब भी काम करने की। चुनाव जीत गए तो जिम्मेदारी मिलेगी तो भी टिकट, नहीं तो सांसद के रूप में जिम्मेदारी निभाओगे, अब वो करो कहती हो। और शिमला लुभाता नहीं है अनुराग जी को? आपको अच्छा लगता है मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप ज़रूर जाया करें। मुझे अपना हमीरपुर संसदीय क्षेत्र बहुत खूबसूरत लगता है, यहाँ के लोग बहुत आशीर्वाद देते हैं, और शिमला में भी जब पार्टी की बैठक होती है मैं ज़रूर जाता हूँ, और माल रोड का आनंद भी उठाता हूँ, हनुमान जी के मंदिर जाखू भी जाता हूँ, और शिमला की कुछ और विशेषताएं हैं। तो शिमला बने रहने का मन नहीं करता? ना ना, बिल्कुल भी नहीं। दिल्ली ज़्यादा भाता है? मुझे, मैंने कहा, हमीरपुर संसदीय क्षेत्र बहुत भाता है। तो अपन आखिरी दौर की बातचीत पर आते हैं, क्योंकि आपका अगला कार्यक्रम में निकट ही है। जिस हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के संदर्भ में आप बात कर रहे हैं, पहले आप सांसद के तौर पर काम करते थे, पर इन 5 सालों में आपको बतौर केंद्रीय मंत्री भी काम करने का मौका मिला। आपकी तरक्की बहुत हुई अनुराग जी। पहले राज्य के स्तर पर थे आप, केंद्रीय मंत्री के तौर पर बड़े महकमे आपने संभाले। हमीरपुर को क्या क्या मिला इससे? हमीरपुर को तो मोदी जी ने दिल खोल के दिया है। एम्स अस्पताल 1700 करोड़ रुपए का, मेडिकल कॉलेज दे दिया, नर्सिंग कॉलेज दे दिया,
हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज दे दिया, फिर हमारा 4 लेन हाईवे बना दिया जहाँ 3 घंटे का रास्ता लगता था 35 मिनट में पहुँच जाते हैं। रेलवे लाइनों को बिछा दिया, नई 12 ट्रेनें शुरू करवा दी, IIIT बनवा दिया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनवा दी, PGI का एक्सटेंशन सेंटर बना दिया, टेक्निकल यूनिवर्सिटी बना दी, करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी हो गई। साथ साथ में हमारे 6 केंद्रीय विद्यालयों से लेकर हज़ारों करोड़ रुपए की सड़कों को मंजूर नहीं, केवल नीचे भी धरातल पर बिछा दिया। और कई और 4 लेन हाईवे हमीरपुर से मटौर, मटौर से पठानकोट और हमीरपुर से शिमला का भी बन रहा है। क्या किया अनुराग ठाकुर जी ने? एक ऊना से हमीरपुर रेल लाइन आनी थी, आज तक नहीं पहुंच पाई। अनुराग ठाकुर जी के पास जवाब? क्योंकि सुक्खू जी ने रुकवाई, कांग्रेस ने रुकवाई, अपने हिस्से का पैसा नहीं दिया। केंद्र ने तो कब की चिट्ठी लिख के दी, 16 महीने में 16 मिनट का समय भी नहीं दिया। 16 सेकंड हस्ताक्षर करने के लिए लगने थे, हिमाचल के कोटे के पैसे नहीं दिए। और दूसरा, उन्होंने तो भानुपुली बिलासपुर रेलवे लाइन का पैसा भी रुकवा दिया। ये तो केंद्र सरकार के पैसे से अभी तक बन रही है, राज्य की सरकार अपना पैसा नहीं डाल रही है। बड़ा चिंता का विषय है। 28,000 करोड़ का कर्जा लेने के बाद भी प्रदेश को ठंडे बस्ते में डाल दिया। पर सुक्खू जी तो 16 महीने ही हुए, अनुराग ठाकुर जी बता रहे हैं। तो पर ऊना और हमीरपुर रेल लाइन के संदर्भ में तो वादा अनुराग ठाकुर जी का काफ़ी पहले से था। ये जयराम जी ठीक से मदद किए थे कि नहीं किए थे आपकी? जयराम जी ने बिल्कुल मदद की है जी। जयराम जी ने बिल्कुल मदद की है। हमने सर्वेक्षण भी किया, पूरा भी किया। उसका 7800 कॉस्ट आई, फिर उसको कम करके 2000 करोड़ रुपया कम करवाया गया, अलग से सर्वेक्षण करवाया गया। वो सब हमने किया लागू करने के लिए। बात है कि कांग्रेस ने पहले एम्स के लिए ज़मीन 3 साल नहीं दी, मेडिकल कॉलेज जोल सप्पड़ हमीरपुर के लिए ज़मीन 2.5 साल नहीं दी, केंद्रीय विश्वविद्यालय को 5-7 सालों तक रोक के रखा। ये सारे कांग्रेस के काम ऐसे ही होते हैं। पर सुक्खू जी तो इसी इलाके से, ऐसा क्यों कर रहे हैं? पता नहीं, उनसे पूछो ना जाके क्यों कर रहे हैं। आप तो इस क्षेत्र के सांसद हैं, आप तो खोज पाए होंगे, ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं तो यहाँ से क्षेत्र की आवाज़ हूँ और बुलंद आवाज़ संसद में और सड़क पे दोनों में हूँ। जी। चाहे अपनी सरकार हो दूसरे की, मैं वो नहीं देखता, मैं अपनी जनता का हित देखता हूँ। तो फिर क्या करेंगे? आप सुक्खू जी तो हैं, सुक्खू जी को हटा के बनवाएंगे या सुक्खू जी के रहते हुए भी बनवा देंगे? आपकी मन में बहुत इच्छा मुझे बार बार लग रही है, आप सुक्खू जी हटवाने की, जो चाह आपके दिल में आ रही बार बार हटवाने की, ईश्वर ने चाहा तो वो भी पूरा हो जाएगा। अब आखिरी सवाल, 400 पार, 370, ये जो लक्ष्य रखे गए थे, लोकसभा में भी स्वयं प्रधानमंत्री जी ने बोले थे, ये लक्ष्य कितना दबाव में ला दिए हैं भाजपा और एनडीए को? या लक्ष्य छोटा रख लिया था? हम दबाव देते हैं, लेते नहीं। जी आपने इंटरव्यू में देख लिया होगा। जी। और ऐसे ही 303 सीटें हमने पिछली बार जीती थी और 70 पे हम दूसरे नंबर पे थे। जी। इसीलिए हमने अपने लिए 370 का लक्ष्य रखा था कि भाजपा 370 जीतेगी, और 400 एनडीए के लिए रखा था। और हम दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। 5 चरणों में हमने शानदार काम किया है और मुझे लगता है 7वें चरण पूरे होते होते हम अपने लक्ष्य के करीब होंगे। आपने कहा आप दबाव देते हैं, लेते नहीं। 370 का आपने लक्ष्य रखा, धारा 370 से कनेक्ट कर लोग देखते हैं, पर जिस कश्मीर के संदर्भ में धारा 370 को उपलब्धि के तौर पर बताते हैं, उस कश्मीर की 3 सीटों पर भाजपा चुनाव भी नहीं लड़ती है। ये कौन सा दबाव या तनाव था? काश आपने ये भी कहा होता कि कांग्रेस जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, वो 550 सीटों में 320 सीटों पे चुनाव ही नहीं लड़ पा रही है। जी। क्या हालत होगी कांग्रेस की, दयनीय स्थिति होगी साहब। लेकिन दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पे सरकार बनाकर भी अपने सहयोगियों को साथ में लेके एनडीए की सरकार बनाती है, उसको मंत्री बनाती है। कश्मीर में हमने धारा 370 केवल चुनाव लड़ने के लिए नहीं हटाई थी, हमने उसको भारत का भिन्न अंग बनाए रखने के लिए, उसके विकास के लिए, उसकी शांति के लिए की। और 2 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा टूरिस्ट एक साल में आए। कश्मीरियों के चेहरे जो मुरझाए रहते थे, अब उसमें मुस्कुराए। ये फ़र्क पड़ता है। जब चेहरे मुस्कुरा दिए तो कमल खिलने के संदर्भ में उम्मीद क्यों नहीं जगा दी? आपकी वो भी इच्छा जल्दी पूरी होगी। गठबंधन में बहुत सारे काम होते, कई बार रणनीति के तौर पे कई चीज़ें की जाती हैं और वो हर सीट पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव देश में नहीं लड़ती, लेकिन 300 पार फिर भी करके दिखाती है। तो कुल मिलाकर अनुराग ठाकुर जी कह रहे हैं कि कश्मीर में भी कमल खिलेगा, थोड़ा इंतजार कीजिए। 370 के लक्ष्य के संदर्भ में वो आश्वस्त हैं कि पिछली बार 303 सीटें जीते थे, 70 सीटों पे हम दूसरे स्थान पर थे, लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। मोदी जी के पुनः सत्ता में आने को लेकर अनुराग ठाकुर जी को संशय नहीं, और हिमाचल में बदलाव की आहट भी कहीं ना कहीं हमें अनुराग ठाकुर जी से सुनाने की कोशिश किए हैं। तो अनुराग जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका और शुभकामनाएं आपको इस लोकसभा चुनाव के लिए। धन्यवाद। तो दोस्तों, चुनावी संवाद में इतना ही। दीजिए मुझे सादर प्रणाम।